नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में बड़े सुधारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इस बार दिवाली पर लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पर सवाल यह है कि 8 साल पहले लागू हुए जीएसटी को लेकर सरकार अपना असमंजस आज तक दूर क्यों नहीं कर पाई। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह आरोप सही है कि यह टैक्स बिना तैयारी के लागू किया गया था और इस टैक्स ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। नोटबंदी की तरह जीएसटी भी अर्थव्यवस्था के लिए अब तक नुकसानदेह साबित हुआ। आखिर जीएसटी है क्या और इसका क्या असर हुआ। राज्यों की ओर से जीएसटी के बकाये का सवाल बार बार क्यों उठता है और आम आदमी को राहत कितनी मिली या उसकी मुश्किलें बढ़ी। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों और अपनी तमाम योजनाओं के बारे में ऐलान किया और साथ में बताया कि जीएसटी के सुधार, अगली पीढ़ी के सुधार जल्द लागू होंगे। जीएसटी को और सरल, व्यापार अनुकूल बनाया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि दिवाली तक ये सुधार दिखने लगेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों और उद्योगों को राहत मिलेगी। दिवाली पर वे डबल गिफ्ट देंगे, दोहरा तोहफा। पीएम ने कहा कि 2017 में लागू जीएसटी ने भारत को एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स की दिशा में ले जाकर अर्थव्यवस्था को एकजुट किया है। अब इसे और बेहतर करने के लिए टास्क फोर्स बनेगी जो टैक्स स्लैब्स को कम करने और नियमों को आसान करने पर काम करेगी। इसका मकसद है कि आम आदमी को सस्ता सामान मिले और व्यापारियों को कम जटिलताओं का सामना करना पड़े। पीएम के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद को एक नया प्रस्ताव भेजा है। अब ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम सब के लिए है और जाहिर है इससे फर्क पड़ेगा। अभी तक जीएसटी में 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी अलग अलग सामान पर अलग अलग टैक्स की ये दरें हैं। अब प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव यह है कि इनकी 4 की जगह अब केवल 2 स्लैब रहेंगे, एक मानक और एक मेरिट। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि स्टैंडर्ड और मेरिट क्या है। तो उसको देखते हुए फिर 2 स्लैब क्या पड़ जाएंगे। एक 12% स्लैब होगा। 99% चीज़ें जो इस समय 12% जिन पर टैक्स लगता है उन्हें 5% के स्लैब में लाया जाएगा, यानी 99% सामान सस्ता होगा जो 12% की जगह 5% स्लैब देगा। और एक जो दूसरा है 28% स्लैब में आने वाली 90% चीज़ों को 18% के स्लैब में लाया जाएगा और 40% वाला बचा रहेगा जो तंबाकू और हानिकारक चीज़ें और जो हैं या विलासिता की चीज़ें हैं उन पर यह टैक्स 40% जीएसटी का लगता रहेगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने विस्तृत प्रस्ताव बनाकर जीएसटी स्पेसिफिक 3 मौजूदा मंत्री समूहों यानी जीओएमएस को भेजा है। प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल के विचार करने से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसकी समीक्षा करेंगे। ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये 2017 के बाद जीएसटी दरों में सबसे बड़ा बदलाव होगा, जिससे बड़ी संख्या में मध्यवर्गीय लोगों, किसानों और उद्योगों को एक त्योहारी सीजन में लाभ मिलेगा। क्या है राहत की उम्मीद? भोजन, दवाइयाँ, शिक्षा और रोजमर्रा के सामान पर 0 या 5% तक टैक्स रखा जा सकता है। ये सब अभी अनुमान है, लेकिन जैसा कि अभी तक आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो जाएगा, यानी ये सामान सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जो कृषि उपकरण हैं, स्प्रिंकलर हैं या फार्म मशीनरी है, इन पर जो जीएसटी है वो 18% से 5% तक किया जा सकता, नहीं माफ़ करिएगा, ये 12% है जिसे 5% किया जा सकता है। इसके अलावा जो बीमा सेवाएं हैं, इंश्योरेंस में, इसमें 18% टैक्स लगता है और इस पर काफ़ी सवाल उठते हैं बीमा पर इतने भारी टैक्स को लेकर। इसे 5% किया जा सकता है या 0 भी किया जा सकता है। दवाओं का मसला बड़ा गंभीर है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव है ताकि ये किफ़ायती बन सके। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी एक बड़ी मांग पहले से रही है। ऑनलाइन गेमिंग टाइप जो चीज़ें हैं
उसे डीमेरिट गतिविधि माना जाएगा और 40% जीएसटी स्लैब में इन्हें रखा जाएगा, यानी इनसे 40% टैक्स वसूला जाएगा। तो जो इस तरह की हानिकारक चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें हैं या फिर ऑनलाइन गेमिंग है, इन पे 40% टैक्स लगेगा। लेकिन एक सवाल उठता है, 8 साल बाद भी मोदी सरकार जीएसटी को लेकर अंतिम तौर पर कोई नीति क्यों नहीं बना पाई? क्या इसे बिना विचारे लागू किया गया था? बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ती है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं। उनके हिसाब से जीएसटी का मतलब है गब्बर सिंह टैक्स। और अभी 1 जुलाई 2025 को जीएसटी के जब 8 साल पूरे हुए तो उन्होंने कुछ गंभीर टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा था कि जीएसटी कोई टैक्स रिफॉर्म नहीं बल्कि आर्थिक अन्याय और कॉरपोरेट भाई भतीजावाद का हथियार है। जीएसटी ने छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज को कुचल दिया, जबकि बड़े कॉरपोरेट्स को इसका फायदा मिला। जीएसटी की जटिल संरचना और बार बार संशोधनों ने छोटे व्यापारियों को लाल फीताशाही में फंसा दिया। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखने और गैर भाजपा शासित राज्यों को जीएसटी बकाया न देने की भी शिकायत उठाई। इसमें शक नहीं कि जीएसटी की वजह से छोटे कारोबारी काफ़ी परेशान हुए और इसके लागू होने के बाद 18 लाख से ज़्यादा छोटे उद्यम बंद हो गए और व्यापारियों को जटिल नियमों और जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्व बढ़ाने और कर प्रणाली को एकजुट करने में इससे मदद मिली है। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले जरा ये भी देखते हैं कि जीएसटी का इतिहास क्या है और जीएसटी काउंसिल क्या है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। इसका मकसद था कि कई तरह के जो अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, जैसे वैट, सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको खत्म करके एक एकीकृत टैक्स सिस्टम लागू किया जाए। पहले हर राज्य का अपना अलग टैक्स सिस्टम था जिसमें व्यापारियों को अलग अलग नियमों और टैक्स का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इसे एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के आधार पर सरल करने का प्रयास किया है। क्या इसका उद्देश्य यही था? टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और आसान बनाना और टैक्स चोरी को रोकना, और इसके अलावा राज्यों के बीच जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को एकजुट करना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स से व्यापार को लेकर मुश्किल होती थी। अब जीएसटी में 4 हिस्से हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है। पहले जो सीजीएसटी है, ये केंद्र सरकार को जाता है, यानी जो आप टैक्स देते हैं उसका एक हिस्सा सीजीएसटी है। फिर है एसजीएसटी, यानी राज्य सरकार को जाता है। फिर है कि आईजीएसटी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माल बिकने जाता है उसमें आईजीएसटी लगता है। तो एक ये टैक्स हुआ। और फिर सेस, लग्जरी या हानिकारक वस्तुओं पर सेस लगाया जाता है। 2017-18 में जीएसटी संग्रह 7.40 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 16.75 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी ये पूरा जो मसला है ये तय कहाँ होता है? ये होता है जीएसटी काउंसिल में। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, ज़रा उसको भी समझ लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष हैं। तो जीएसटी काउंसिल भारत के जीएसटी से जुड़े सभी फैसलों का शीर्ष निकाय है, यानी ये फैसला जो करता है वही लागू होता है। इसे 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के तहत बनाया गया और इसकी पहली बड़ी बैठक 22 से 23 सितंबर 2016 को हुई। इसका काम है जीएसटी के नियम, टैक्स दरें और बंटवारे का फॉर्मूला तय करना। अब जीएसटी की संरचना क्या है? अध्यक्ष, जैसा मैंने बताया, निर्मला सीतारमण है, यानी वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष रहती है। सदस्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य रहते हैं। इसमें वोटिंग होती है। तो वोटिंग, हर फैसले के लिए कम से कम 75% वोटों की ज़रूरत होती है, जिसमें केंद्र का 1/3 और राज्यों का 2/3 वोट शामिल होता है। ये संरचना सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है, क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर फैसला लेते हैं। लेकिन कई बार केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स दरों या बकाये को लेकर असहमति भी होती है। अब जैसे मुद्दा है पेट्रोल और डीजल का, जिसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि इन पर केंद्र और राज्य अपने अपने टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी और वैट अलग अलग लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली में पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्य का वैट दोनों शामिल होता है और राज्यों में अलग अलग इसका
दर हो सकता है। राज्यों को इसको लेकर थोड़ा डर भी है। राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट से अच्छी खासी आय होती है, तो अगर ये जीएसटी में शामिल हो तो राज्यों को जो स्वतंत्र टैक्स लगाने की शक्ति खत्म हो जाती है। वैट की दरें हर राज्य में अलग हैं। जीएसटी में शामिल होने पर टैक्स दर एक समान हो जाएगा, तो राज्यों की आय इससे कम हो सकती है, क्योंकि अभी वो अपने हिसाब से ज़्यादा या कम टैक्स लगाते हैं। राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध करते हैं, क्योंकि ये उनकी वित्तीय स्वायत्तता का बड़ा स्रोत है, यानी जो वैट लगता है उससे इन्हें काफ़ी आय होती है। हालांकि इससे राज्य सरकारें महंगाई को लेकर सीधे निशाने पर भी आ जाती हैं, खासतौर पर पेट्रोल डीजल की महंगाई पर। दूसरा सवाल जीएसटी का हिस्सा समय पर ना मिलने का भी है। जीएसटी लागू होने पर केंद्र ने राज्यों को 5 साल तक, यानी 2017 से 22 तक राजस्व नुकसान की भरपाई का वादा किया था, लेकिन कई राज्यों का कहना है कि उनका बकाया समय पर नहीं मिलता। राज्यों का जीएसटी बकाया ये 2022 में 53,661 करोड़ था, और फिर 23-24 में 81,179 करोड़ है, और 2024-25 में ये 1.5 लाख करोड़ तक हो गया है। कई राज्य, खासकर गैर भाजपा शासित राज्य, शिकायत करते हैं कि जीएसटी में उनका हिस्सा समय पर नहीं मिलता या कम मिलता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि जीएसटी बकाया को गैर भाजपा राज्यों को दंडित करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर कोई राज्य जो गैर बीजेपी राज्य है, गैर बीजेपी शासित राज्य है, अगर वो कोई योजना शुरू करना चाहता है तो उसे फंड चाहिए, और फंड पता चला कि केंद्र के पास है, उसे मिले ही नहीं समय पर। जीएसटी का बंटवारा एक तय फॉर्मूले के तहत होता है। राज्यों को उनके द्वारा एकत्रित स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी का लगभग 100% हिस्सा मिलता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का भी कुछ हिस्सा राज्यों को जाता है। जीएसटी काउंसिल ने 2017 में राज्यों को 5 साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई का वादा किया था, जो 2022 में खत्म हो गया। अब राज्य मांग कर रहे हैं कि मुआवजे की यह समय सीमा और बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीएसटी ने उनके स्वतंत्र कर संग्रह की शक्ति छीन ली है। राज्य पैसे के लिए बार बार केंद्र पर निर्भर होते हैं, और इससे राज्यों का नुकसान होता है। जीएसटी लागू होने से पहले राज्यों को वैट और अन्य जो टैक्स थे उससे ज़्यादा आय होती थी। जीएसटी ने उनकी टैक्स लगाने की शक्ति सीमित कर दी। केंद्र पर जाहिर है निर्भरता बढ़ गई है, और सेस से मिलने वाला पैसा कई बार काफ़ी देरी से मिलता है। और जैसा हमने बताया कि गैर बीजेपी शासित राज्य काफ़ी शिकायत करते हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और केरल। उनका दावा है कि उनका जो बकाया है वो केंद्र सरकार जानबूझकर रोके रखती है। नेता प्रतिपक्ष इससे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। राहुल गांधी खास तौर पर उनका आरोप है कि जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और आंकड़े भी बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद 18 लाख से ज़्यादा छोटे उद्यम बंद हुए हैं। आखिर वजह क्या है? जटिल नियम, इनपुट टैक्स क्रेडिट और लागत का बढ़ना। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत तो जीएसटी की जटिल संरचना है, बार बार नियमों का बदलना है। छोटे व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी लेने और नोटिस का जवाब देना काफ़ी मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विक्रेता जीएसटी रिटर्न नहीं भरता तो खरीदार को आईटीसी से वंचित होना पड़ता है, जिससे उसका नुकसान होता है। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों के दोहरे अधिकार क्षेत्र की वजह से व्यापारियों को एक ही मुद्दे पर कई नोटिस मिलते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। जीएसटी पोर्टल की तकनीकी खामियां भी बड़ी समस्या रही है, जैसे कि रिटर्न दाखिल करने में देरी या सिस्टम का हैंग होना। छोटे व्यापारियों को अकाउंटेंट्स की सेना रखने की सुविधा नहीं होती, जिसके कारण वे नियमों का पालन करने में पिछड़ जाते हैं। यानी इस पूरी संरचना के लिए ज़रूरी है कि हर दुकानदार के पास एक सीए भी हो। आप समझ सकते हैं कि कितने दुकानदार सीए की सेवा ले सकते हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर उम्मीद बधाई है कि इस बार दिवाली पर जीएसटी में सुधार का तोहफा मिलेगा। अंदाज़ा यही है कि ज़रूरी चीज़ों के दाम घटेंगे, छोटे व्यापारियों और आम जनता को राहत मिलेगी। अब ऐसे में ये सवाल कौन पूछे कि जीएसटी की वजह से बीती 7 दिवाली पर निकले दिवाले का जिम्मेदार भी कोई है, या फिर सब राम भरोसे ही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.